everybody. I hope all of you are doing good. I am Deepika from LearnerHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com. तो आज का सेशन भी हमारे प्रीवियस सेशन का ही कंटिन्यूएशन है, जहां पर हम द वैदिक पीरियड के बचे हुए टॉपिक्स को डिस्कस करके आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जैसे हमने उनकी सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ डिस्कस की, अब बात करते हैं हम उन्हीं अर्ली वैदिक पीरियड के आर्यंस की रिलीजियस लाइफ के लिए. तो वैसे तो हमने उनकी रिलीजियस, स्पिरिचुअलिटी, रिचुअल्स के बारे में काफी कुछ समझा. तो किस तरह की रिलीजियस लाइफ हुआ करती थी ऋग्वैदिक आर्यंस की? तो रिलीजियस लाइफ में सबसे पहली बात है कि दे यूज टू वर्शिप नेचर्स गॉड, मतलब जो उनके आसपास नेचर में होता था, जैसे सन है, फायर है, हवा है, पानी है, इन सबको ना वो पूजा करते थे. उन सब के लिए मंत्रों के उच्चारण किए जाते थे और उन सबको पूजा जाता था, बिकॉज उनका मानना ये था कि इन्हीं की वजह से हमारी जिंदगी है, जो कि एक तरफ से एक सच बात है, राइट. तो दे वर्शिप द फोर्सेस ऑफ नेचर, जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य, इन सब की पूजा किया करते थे. देन देयर वर नो टेम्पल्स और आइडियल्स, द प्रेयर्स ऑफर्ड इन ओपन स्पेसेस. तो कोई मंदिर नहीं थे, कोई मूर्तियां नहीं थी, लेकिन ओपन में वो पूजा करते थे. जैसे सूर्य भगवान की पूजा करते थे, और माना जाता है कि सूर्य भगवान जो थे वो लाइट और लाइफ देते हैं. फिर फायर की पूजा की जाती थी, क्योंकि फायर को सेक्रेड और प्यूरिफाइंग माना जाता है. विंड की पूजा की जाती थी, क्योंकि हवा से ही लाइफ ब्रीद करती है. देन डॉन, मतलब जो नई बिगनिंग्स के लिए सुबह है, तो सुबह को माना जाता था उषा, तो उसे माना जाता था नई बिगनिंग्स. फिर रेन, वाटर, अर्थ, तो ये सब हमारी लाइफ के सपोर्ट सिस्टम है. तो इन सब को पूजा, मंत्र और यज्ञ के द्वारा इन सब को याद किया जाता था और इनको पूजा जाता था. तो जो यज्ञ होते थे या सेक्रीफाइसेस होते थे, वो क्या होते थे, मतलब उनमें क्या होता था? तो जो डेली लाइफ के यज्ञ घर पे भी होते थे, घर पे भी पूजा पाठ किया जाता था, बड़े बड़े फेस्टिवल्स में, फंक्शंस में भी पूजा पाठ किया जाता था, स्पेशल ओकेजन्स पे भी होता था. और इनमें ऑफरिंग्स में घी, मिल्क, राइस और सोम ड्रिंक, वही एल्कोहलिक ड्रिंक, वो ही चढ़ाया जाता था. द पर्पस वॉज टू प्लीज गॉड, सीक हिज ब्लेसिंग्स एंड प्रॉस्पेरिटी. सो दिस वॉज द जनरल चीज जिसके लिए पूजा की जाती थी. अब जो मेन भगवान थे उस टाइम पर, वो थे इंद्र, वरुण और अग्नि. मतलब इंद्र द गॉड ऑफ वॉर गॉड और द रेन गिवर, जो हमें हमारी एनिमीज से बचाते हैं. देन वरुण, तो द गॉड ऑफ वाटर एंड जस्टिस. सो he symbolizes a god who protects the truth and who gives justice basically. Agni, so acted as a messenger, so every sacred ritual started with him. तो अग्नि को, फायर को बहुत ही रिचुअल मतलब बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है. और जो भी चढ़ा रहे हैं, जैसे घी की बात की, सोम की बात की, तो ये सब कुछ ना अग्नि में ही चढ़ाया जाता है. और ये माना जाता था कि ये जो अग्नि देव है ना, ये एक मैसेंजर है हमारे और भगवान के बीच में. तो ये जो अग्नि देव हैं, ये हमारी ऑफरिंग्स को भगवान के पास लेकर जाते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स हमें देते हैं. सो दिस इज हाउ दीज ऑफरिंग्स वर गिवन टू गॉड, और ऐसे भगवान की पूजा की जाती थी. अब सिंगिंग हिम्स, तो कोई मंदिर या कोई आइडल्स नहीं थे, लेकिन मंत्रास और हिम्स को ओपन एयर में रिसाइट किया जाता था. मतलब जो भी मंत्र बोले जा रहे हैं या फिर कोई गाने गाए जा रहे हैं, जो पोइम्स गाई जा रही हैं, ये सब ओपन में गाए जाते थे. सो मेनी फैमिली मेंबर्स टू पार्ट इन चैंटिंग. तो बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ इन मंत्रों का उच्चारण करते थे, इन मंत्रों को गाते थे. तो और वो भी ओपन एयर में. तो एक साथ मिलकर लोग जो है ना, इन अपने आसपास जो लाइफ गिविंग सिस्टम है, हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है, उसकी पूजा करते थे. अब अगर हम बात करें इनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, तो जैसे हमने पहले भी बात किया था कि जो ऋग्वैदिक सोसाइटी थी ना, वो एक ट्राइबल सोसाइटी थी. तो पहले तो ये नोमैड्स थे, वो इधर उधर घूमते रहते थे, उनका कोई घर नहीं था. तो प्योरली ट्राइबल वाइब्स हमें इनसे मिल रही थी. तो ये जो ट्राइब्स थे ना, ये लोग
अलग अलग ट्राइब्स के होते थे, मतलब जैसे एक जैसे लोग एक जगह रुक गए, एक जैसे लोग एक जगह रुक गए, ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के ट्राइब्स होते थे। तो हर ट्राइब का ना कोई एक किंग या फिर कोई एक चीफ होता था, और यूजुअली ना वो हेरिडिटी ही होता था कि ठीक है जैसे अगर ये एक ट्राइब है, इस ट्राइब में आज दादा चीफ है तो उसके बाद उनका बेटा चीफ बनेगा, उसके बाद उनका बेटा चीफ बनेगा। तो मेजरली ये ना हेरिडिटी ही होता था। तो मतलब कि राजा जो था ना वो उसका बेटा ही राजा बनता था, सिंपल सी बात है, राइट। लेकिन फिर ना ट्विस्ट हुआ, थोड़ा सा ट्विस्ट इसमें ये था कि राजा जो था ना, अगर मान लो कि वो बहुत ही क्रूअल है, राइट, वो इनकॉम्पिटेंट है, मतलब वो अपनी प्रजा को खुश रखने में या जो भी न्याय दिलाने में, उसमें ही इज नॉट कॉम्पिटेंट, ही इज इनकॉम्पिटेंट, या फिर बहुत ही निर्दयी राजा था, तो उस केस में ना लोगों के पास ये पावर होती थी कि उस राजा को हटा के अब अपना एक नया रूलर चुनो। तो एग्जैक्टली जैसे मैंने स्टार्टिंग में बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर बताया था कि यहाँ से ना हमें अर्ली डेमोक्रेसी वाइब्स आती हैं, तो एग्जैक्टली वही यहाँ से आ रही हैं। तो यानी पब्लिक के हाथ में ना वो राइट था जिससे वो राजा को बदल सकते थे इफ ही इज इनकॉम्पिटेंट, और या फिर वो जुल्मी था या क्रूअल था वो, तो उसको वो बदल सकते थे, वो पावर लोगों के हाथों में थी। So the society was tribal, lived in tribes called janas, and each jana had a king or a chief, usually heredity. But if the king was cruel, people had right to remove him. Now, अब अगर हम बात करें तो किंग के पास जो पावर्स होती थी ना वो काफी लिमिटेड होती थी, ठीक है। तो वो तानाशाह नहीं था कि मैंने बोल दिया तो अब ये होकर रहेगा, ऐसा नहीं था। अगर राजा को भी कोई फैसला लेना है तो उसके वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके सपोर्ट से, सबकी राय लेकर ही कोई फैसला लिया जाता था, राजा की तानाशाही नहीं चलती थी, ठीक है। सो द किंग हैड लिमिटेड पावर्स, ही वाज एन ऑटोक्रेट एंड हिज ड्यूटीज वर डिफेंस, जस्टिस एंड लीडरशिप इन द वॉर। तो उनकी मेन ड्यूटीज क्या आती थी कि अपनी ट्राइब की रक्षा करना, जो उनकी ट्राइब है उन लोगों की रक्षा करना। दूसरा, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है या किसी तरह का कोई भेदभाव होता है, लोग अप्रोच करते हैं किंग को, तो उनको जस्टिस दिलाना। तीसरा, लीडरशिप, अगर कोई वॉर वाली सिचुएशन आ जाती है तो सबसे आगे राजा ही खड़ा होता था। सो दिस वाज द स्टेटस ऑफ द किंग। नाउ किंग्स एंड हिज मिनिस्टर्स, तो किंग और उसके मिनिस्टर्स जो थे ना, सो द किंग वाज असिस्टेड बाय एक्सपीरियंस्ड मिनिस्टर्स। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड लोग होते थे जो उनके मिनिस्टर्स में आते थे। जैसे मिलिट्री के की बात करें तो काफी, मतलब बोला जाए तो एक तरह से जैसे आज होता है ना, एक एक्सपीरियंस्ड और स्मार्ट टीम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं। अगर हम डिफेंस की बात करें तो आर्मी चीफ है, उसके नीचे काफी एक्सपीरियंस स्मार्ट लोग होते हैं जो अपनी देश की रक्षा करने के लिए सक्षम होते हैं। तो कुछ ऐसा ही ना उस टाइम पर होता था। तो बेसिकली इन टीम में होता कौन था, तो सबसे पहले है कमांडर इन चीफ, जो मिलिट्री मैटर्स हैंडल करता था, ठीक है। मतलब कि अगर आर्मी का बॉस, अगर आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो आर्मी का जो बॉस होता था। देन पुरोहित और प्रीस्ट, जो स्पिरिचुअल और रिचुअल गाइडेंस लोगों को देता था कि अगर युद्ध आ जाए ना तो हमारा कमांडर इन चीफ जो है वो स्ट्रैटेजी बनाएगा, लोगों को बचाएगा। अगर किसी तरह की कोई स्पिरिचुअल एडवाइस चाहिए या फिर कोई यज्ञ होना है, कोई पूजा होनी है, किसी तरह का रिलीजियस गाइडेंस चाहिए, तो वो प्रीस्ट या पुरोहित देते थे। तो इन मिनिस्टर्स का काम था राजा को एडवाइस देना, एडमिनिस्ट्रेशन में राजा की हेल्प करना और कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना। तो मिनिस्टर्स गेव एडवाइस, हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेकिंग डिसीजन। सो किंग कुडंट एक्ट अलोन, उनको एक वाइज टीम की जरूरत होती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अर्ली वर्जन था ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब जो आज जो हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखते हैं, उनका ये एक अर्ली वर्जन है। तो पहले भी ऋग्वेद के टाइम पे भी, अर्ली वैदिक टाइम पर भी सेम ही टाइप की मिनिस्ट्री हुआ करती थी, जहां पर जैसे अगर मैं आज प्राइम मिनिस्टर को राजा मान लूं तो उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो थे हैं वो यहाँ पर भी वही सेम उनके एक्सपीरियंस्ड मिनिस्टर्स हैं। तो अगर प्राइम मिनिस्टर को कोई फैसला लेना है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हेल्प से ही ले पाएगा। किसी भी सिचुएशन को टैकल करना है तो उसे अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चाहिए। सो सेम ऋग्वेद के टाइम पर भी सेम ही सिचुएशन हुआ करती थी। अब अगर हम बात करें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की या ग्रामीणी की, तो अब जैसे एक बड़ी सी ट्राइब है, ठीक है, उसमें छोटी छोटी जगह है ना, ग्रामीण है। तो ग्रामीणी बेसिकली विलेज हेड या एडमिनिस्ट्रेटर को बुलाते हैं। अभी जो ग्रामीणी होते हैं ना, मतलब अब लोग जो थे, मतलब मान लेते हैं कि
किंग जो है ना, किंग जो है वो एक बड़े लेवल पर है, देश के लेवल पर है। अब इसको कंट्री के लेवल पर मान लो। अब आओ तुम स्टेट के लेवल पर, ठीक है। एक स्टेट को एक छोटा सा विलेज मान लेते हैं, ठीक है। तो इस विलेज का जो राजा होता था, या एक तरह से इस गांव का जो हीरो होता था, वो होता था ग्रामीणी, हु इज सपोज टू बी द हेड, विलेज हेड और द एंड द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दैट विलेज। अब इनके रोल्स क्या क्या थे, मतलब क्या करते थे ग्रामीणी, क्या करते थे? सो ही मेंटेन्ड पीस एंड ऑर्डर। तो अपने, जैसे अगर हम इस टाइम पर अगर हम जैसे हम बात कर रहे हैं, तो हम स्टेट की बात करें तो अपनी स्टेट में, अपने जो एरिया विलेज है उसमें शांति बनाए रखना, कानून व्यवस्था एकदम कड़क बनाए रखना, वो उनका काम होता था। सो इट इज ही लेड पीपल टू द वॉर इन क्राइसिस, ठीक है। तो अगर युद्ध का समय आ जाए तो लोगों को बैटल ग्राउंड तक लेके जाना, मतलब उनकी वो पूरी तैयारी कराना, उनका कमांडर इन चीफ बनना, वो भी ग्रामीणी का काम ही होता था। सो ही प्रिजाइडेड ओवर द विलेज काउंसिल्स, दैट इज ग्राम सभा। तो ग्राम सभा जहां लोग मिलकर छोटी बड़ी बातों को डिस्कस करते थे या डिसाइड करते थे, तो ये उनका एक तरह से हेड हुआ करता था कि मान लो गांव में आज पानी की किल्लत है, तो उस पानी की किल्लत को कैसे टैकल करना है। तो ये गांव की जो भी जो काउंसिल है, ठीक है, जैसे किंग की एक काउंसिल थी ना, यहाँ पर ग्रामीणी के पास भी एक काउंसिल है। तो ये पूरी की पूरी काउंसिल मिलकर बैठेगी और डिसाइड करेगी कि ये जो एक आपदा आ पड़ी है, ठीक है, इससे हम कैसे निपटे, राइट। एंड इट हेडेड स्मॉल कोर्ट केसेस। तो जो छोटे छोटे केस होते हैं वो भी वही सुनता था और उनके ऊपर फैसला भी सुनाते थे। सो ग्रामीणी वाज अ मोस्ट पावरफुल फिगर इन द विलेज लाइफ। तो मतलब कि अगर आपको कोई समस्या है, अपने पड़ोसी से लड़ाई झगड़े बहुत चल रहे हैं, उन्होंने आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो आप किसके पास जाओगे? आप ग्रामीणी के पास जाओगे और वो ही अब न्याय सुनाएंगे और जो वो बोलेंगे वो मानना पड़ेगा। नाउ सभा एंड समिति, द एंशिएंट आर्यन डेमोक्रेसी। सो अब ये सभा और समिति क्या होती है? सो देयर वर टू काउंसिल्स दैट एडवाइज्ड द किंग। तो किंग को एडवाइस देने के लिए दो तरह के काउंसिल्स होते थे। एक होती थी सभा, ठीक है। सभा में कुछ एल्डरली पीपल होते थे, काफी ग्रुप ऑफ वाइज एल्डर्स या एल्डरली पीपल, राइट। सो डिसीजन वाज मेड थ्रू मेजॉरिटी वोट एंड एवरीबडी हैड टू अबाइड द डिसीजन। तो अब इसमें क्या होता है ना कि दो चीजें होती हैं। एक होता है सभा। सभा के ना दो तरह के मेंबर्स होते हैं, मतलब एक होते हैं मेंबर्स और दूसरे होते हैं लीडर्स, ठीक है। तो मेंबर्स को सभा सद बुलाया जाता है, सभासद, और लीडर को सभापति बुलाया जाता था, ठीक है। तो ये मतलब एक छोटा सा ग्रुप ऑफ वाइज लोग या एल्डरली लोग होते थे जो डिस्कशंस करते थे मुद्दों पे, और फिर उन मुद्दों पे मेजॉरिटी वोट के हिसाब से डिसीजन आता था, और फिर जो भी डिसीजन सुनाया जाता था वो यहाँ तक कि वहां के राजा को भी मानना पड़ता था। ऐसा नहीं है कि आम आदमी ही फॉलो कर रहे हैं वो रूल्स, या फिर वो जो भी नए लॉज कानून आए हैं या जो भी डिसीजंस आए हैं वो किंग को भी मानने पड़ते थे। किंग भी उनसे मना नहीं कर सकता था। अब नेक्स्ट आते हैं, सेकंड इज समिति। तो समिति में ना ट्राइब्स भी आती थी। सो इट इंक्लूडेड होल ट्राइब लाइक द मॉडर्न पार्लियामेंट। तो ये ना वो होल ट्राइब वाला काउंसिल होता था, जैसे आज का जो पार्लियामेंट होता है। तो इसमें ना हर मेंबर की को अपनी बात रखने का एक हक होता था कि अगर पानी की समस्या से कैसे निपटना है, ठीक है। अब ये मुद्दा है, तो इस मुद्दे पे मैं क्या सोचती हूँ, आप क्या सोचते हो, आपका फ्रेंड क्या सोचता है, अगर हमारे पास उसके ऊपर रखने के लिए विचार है तो हम वो रख सकते हैं वहां पर। सो नाउ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टू एवरी मेंबर, रेजोल्यूशन ऑन मेजॉरिटी वोट। तो जो भी मतलब रेजोल्यूशन भी वोट के पास ही होता था, ठीक है। तो मतलब कि अगर इवन किंग हैड टू बाउ फॉर इन फ्रंट ऑफ द समिति, मतलब जो समिति ने बोल दिया वो किंग को भी मानना पड़ेगा, और अगर किंग क्रूअल निकलेगा तो क्या होगा, तो उसको भी वहां से हटा दिया जाएगा। तो इवन किंग हैड टू वाउ फॉर इन फ्रंट ऑफ द समिति एंड ही कुड बी रिमूव्ड, अगर वो क्या होगा, अगर वो क्रूअल होगा या फिर जस्टिस नहीं करेगा लोगों को, तो इसलिए उस किंग को भी हटाया जा सकता था। इसलिए किंग जो थे ना उस टाइम पर बिल्कुल भी ऐसे मतलब तानाशाह वाले किंग नहीं होते थे, वो भी समझते थे और सोच विचार करके ही फैसले सुनाते थे। तो मतलब कि
उस टाइम पर क्या था कि किंग के ऊपर भी एक तरह से ना फुल चेक्स और कंट्रोल रखे जाते थे। तो ये अगर जैसे हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि ये ना अर्ली डेमोक्रेसी वाले ग्लिम्स हैं, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं ना कि गवर्नमेंट भी अपनी पावर को मिसयूज ना करे, तो इसके लिए गवर्नमेंट की पावर्स को भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्ट करता है। तो सेम वही डेमोक्रेसी वाली जो ग्लिम्स थे ना, वो हमें इस अर्ली वैदिक लाइफ से भी देखने को मिलते हैं। सो आई होप आपको ये समझ आया है कि यहाँ पर भी लोगों की आवाज बहुत इंपॉर्टेंट थी और यहाँ पर भी पब्लिक के पास एक तरह से पावर थी। आगे बढ़ते हैं, नाउ टॉकिंग अबाउट द मेथड ऑफ वॉरफेयर। तो आर्यंस जो थे, अर्ली आर्यंस कैसे लड़ते थे? तो इनके पास हॉर्स होता था, इनके पास रथ होते थे और ये पैदल भी चलते थे। मतलब कुछ लोग घोड़ों पे जा रहे हैं, कुछ रथों पे जा रहे हैं, कुछ पैदल भागते हुए जा रहे हैं। तो आपने रामायण महाभारत देखी होगी, तो उसमें रामायण महाभारत अब दिखाते थे कुछ लोग हाथियों पे बैठे हैं, कुछ घोड़ों पे बैठे हैं, कुछ रथों पे बैठे हैं और जो बाकी जो सेना है वो भागती हुई या चलती हुई जा रही है, राइट। तो ऐसे ही आर्यंस लड़ते थे। तो जो किंग्स और नोबल्स थे ना, वो ज्यादातर हमें रथों पे या घोड़ों पे या हाथियों पे बैठ के फाइट करते हुए दिखते थे और बाकी सोल्जर्स जो थे वो पैदल बैटल ग्राउंड में पैदल चलते हुए दिखाई देते थे। तो इनके मेन वेपन्स होते थे बो एंड एरो, देन स्पीयर, एस, मेस, शील्ड्स एंड बॉडी आर्मर। ठीक है, अब मेथड ऑफ वॉरफेयर क्या होता था, इस बात को ना बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है। और लेट मी रिमाइंड यू अगेन दैट इज इंपॉर्टेंट कि अगर कहीं पर कोई भी डाउट होता है, प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं। तो ये जो मेथड ऑफ वॉरफेयर था ना, इसको ध्यान से सुनना। ये कुछ हमें ऐसी चीजें बताता है ना जो हमें आज की लाइफ में चलने में भी बड़ी हेल्प करती हैं। जैसे आर्यंस के पास ना एक नोबल वॉर कोड था, ठीक है। क्या था? एक वॉर कोड, जिसे हम नोबल वॉर कोड भी बुलाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये किसी सोए हुए या फिर कोई ऐसा इंसान कि तुम्हारे पास तलवार है लड़ने के लिए और उसके पास कोई हथियार ही नहीं है, तो मतलब निहत्था या फिर डरा हुआ इंसान, ऐसे लोगों को, वुंडेड, ठीक है, जिसको चोट लगी हो, जो सो रहा हो या जो अनआर्म्ड हो, ऐसे दुश्मनों पर कभी भी वार नहीं किया जाता था। है ना इससे कुछ सीखने वाली चीज? अब इसी सिचुएशन को हम अपनी रियल लाइफ में कितने अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो this early Vedic life tells us a lot how we should live our present life. So civilians were not harmed. Very important thing. जब दो गुटों के बीच में लड़ाई चल रही है तो उसमें जो सिविलियन लोग हैं वो हार्म नहीं होने चाहिए। This was also a very important code of the war. तो उनको हमेशा छोड़ दिया जाता था। जो निहत्थे, बीमार, घायल, डरपोक, मतलब डरे हुए लोग या फिर सोए हुए लोग हैं, उनको, या सिविलियंस जो हैं, उनको कभी भी उन पर वार नहीं किया जाता था। तो इससे हमें पता चलता है कि जो सोसाइटी थी उस टाइम पर वो प्योरली ट्राइबल थी। पहले तो वो शिफ्ट करते रहते थे, फिर वो एक परमानेंट सेटलमेंट में आए और उनकी कोई ऐसा नहीं, कोई फिक्स्ड कैपिटल या कोई फिक्स्ड गवर्नमेंट पहले तो नहीं था और एक सिविक एडमिनिस्ट्रेशन भी धीरे धीरे उन्होंने बनाई, ठीक है। अपने लिए प्रॉपर सिस्टम बनाया, विमेन को अच्छे से उन्होंने एक अच्छा दर्जा दिया, उनकी भी इम्पोर्टेंस काफ़ी थी, बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे, मतलब इक्वल टू मेन, विमेन वर ट्रीटेड इक्वल टू मेन। और फिर उसके बाद वॉरफेयर की अगर बात करें, सो दिस नोबल कोड ऑफ वॉरफेयर, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मतलब ये जो अर्ली वैदिक पीरियड है, इसका मुझे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये लगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि जो हमने अर्ली वैदिक पीरियड जो पढ़ा उसमें आपको कौन सी चीज बहुत अच्छी लगी। तो मेरे लिए सबसे पहली चीज थी दिस नोबल code of war and second is the respect for the women. So these two things are the major takeaways for me from
द अर्ली वैदिक पीरियड। और आपकी लाइफ में क्या है, आपको क्या अच्छा लगा मुझे जरूर बताना, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो अबाउट दैट। नाउ द इंट्रोडक्शन टू द लेटर वैदिक पीरियड। अब बाद में क्या हुआ, जब ऋग्वेद वाला अर्ली वैदिक पीरियड खत्म हो गया तो फिर अब क्या हुआ। सो इट वाज फ्रॉम अराउंड 1000 to 600 BCE। तो हमने पढ़ा है ना क्लास 6, 7, 8 में, 9th में भी पढ़ा है कि जब भी हम बिफोर कॉमन एरा की बात करते हैं तो हम साल को ना बैकवर्ड डायरेक्शन में काउंट करते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज 1000 to 600 BCE। So the time of major expansion. So Aryan moves deeper into the northern India। तो अब आर्यन जो वो सप्त सिंधु में आके बस गए थे ना, अब वहां से वो और डीप जाने लगे और वो नॉर्थ इंडिया की तरफ अब मूव करने लग गए। सो सोर्सेस, सो ऑल द वेदास एक्सेप्ट फॉर ऋग्वेद। तो ऋग्वेद इस बात का सोर्स नहीं है, बाकी सब इसी एरा के सोर्सेज हैं। द ब्राह्मणास, अरण्यकास, उपनिषद, एपिक्स जैसे रामायण महाभारत, वो सब लेटर वैदिक पीरियड में ही हुआ था। सो इमर्जेंस ऑफ द पावरफुल किंगडम्स लाइक कुरु, पांचाल, मगधा, कोसला, काशी और अंगा। सो दीज ऑल किंगडम्स या दीज पावरफुल किंग्स जो भी इस टाइम पर रहे हैं, दे ऑल इमर्ज्ड इन द लेटर वैदिक पीरियड। तो ये पीरियड आर्यंस की लाइफ का एक नेक्स्ट लेवल था। नेक्स्ट लेवल इन द सेंस कि यहाँ पर आर्यंस जो थे वो ज्यादा सेटल्ड, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और ज्यादा एडवांस्ड देखे गए थे लेटर वैदिक पीरियड में। तो इन सब का सोर्सेज ऑलमोस्ट सब कुछ इनका सोर्स है एक्सेप्ट द ऋग्वेद। तो हमने जो भी पढ़े हैं सब कुछ यहीं पर आते हैं। और यहाँ पर वो दो एपिक चीजें हैं या दो ग्रेट एपिक्स इस टाइम पर हुई थी, दैट इज द रामायण और महाभारत इसी टाइम पर हुई थी। तो इन्हें हम भारत का इतिहास भी कहते हैं। और आज भी अगर हम देखें ना तो यही भारत का वो इतिहास है जो इवन आज भी हमें इन्फ्लुएंस करता है या हिंदू सोसाइटी को आज भी वो इन्फ्लुएंस करता है। तो इस टाइम पर महाभारत और रामायण जो हैं ये हमें काफी क्लियर पिक्चर देती हैं कि उस टाइम की पॉलिटिक्स, उस टाइम की वैल्यूज और उस टाइम की लाइफ कैसी थी। तो इसी को और अच्छे से पढ़ते हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि ट्राइब्स वाला जो जमाना था अब वो गया, अब आए पावरफुल एम्पायर जैसे कुरु एम्पायर, अंगा एम्पायर, फिर काशी, मगधा, पांचाल, ये सारे नए नए एम्पायर्स आए। काफी पावरफुल किंग्स आए इन एम्पायर्स में। तो अब यहाँ से उनकी पॉलिटिकल लाइफ शुरू होती है। सो देयर वाज अ स्प्रेड ऑफ आर्यंस। तो अब ये स्प्रेड करने लगे, सबने अपने अपने राजनीतियां बना ली, मतलब सबने अपने अपने किंगडम्स बना लिए और जिसमें राजनीति और सेना के जरिए वो उनको और भी स्ट्रॉन्ग करते गए। अब उसके बाद राजाओं ने शुरू किया अश्वमेध यज्ञ, जहां पर वो अपना यज्ञ करते थे और अपना घोड़ा छोड़ देते थे। घोड़ा जितनी दूर तक जाता था उतनी दूर तक उनकी टेरिटरी होती थी और जितना वो दूर जाएगा वहां तक उनकी टेरिटरी, और फिर उनको मिलता था टाइटल ऑफ सम्राट, एम्परर का जो टाइटल था फिर वो उनको मिलता था। तो बस यही 2 पॉइंट्स यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। द स्प्रेड ऑफ आर्यंस, सो दे रीच टू द इनर पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, मतलब कि वो उस लैंड ऑफ 7 रिवर से अब निकल के नॉर्थ इंडिया की तरफ मूव करने लग पड़े। सो पावरफुल एम्पायर्स इसी टाइम पर आए थे जहां पर ट्राइबल स्टेट्स वैनिश्ड और किंगडम्स आ गए थे, अलग अलग किंगडम्स। सो किंगडम्स परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ टू शो द डोमिनेंस एंड क्लेम द टाइटल ऑफ सम्राट यानी कि एम्परर, ठीक है। नाउ दिस इंक्रीज्ड द पावर ऑफ द किंग। अब जैसे हम बात कर रहे थे ना कि उस टाइम पर सभा समितियां होती थी, उनका फैसला ही सब कुछ होता था और वही मानना पड़ता था, सबको वही मानना पड़ता था। लेकिन अब क्या हुआ कि जब राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ किया, वो सम्राट बनने लगे, मतलब अपनी टेरिटरीज को बढ़ाने लगे, तो उस टाइम पर राजाओं की पावर भी बढ़ने लग गई। तो अब क्या होता था, किंग्स वर नो लॉन्गर आंसरेबल टू सभा और समिति। तो वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड की टाइम वाली बातें गई और अब राजा के हाथ में बहुत सारी पावर आ चुकी थी। और ये जो किंग मतलब ये जो किंगशिप थी या फिर जो राज गद्दी थी ना, वो अब हेरिडिटी होने लगी कि राजा है, राजा का बेटा वो गद्दी संभालेगा, फिर उसका बेटा गद्दी संभालेगा, और ये सब प्रथा ऐसी ही चलती चली आएगी। तो यहाँ पर राजा जो था वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी था, जो राजा ने बोल दिया वो हर किसी को मानना पड़ता था। तो हॉकिंस बोलते हैं कि बोथ प्रीस्ट एंड पीपल फाउंड देमसेल्व्स हेल्पलेस बिफोर द किंग। तो ये वो टाइम आ चुका था जहां पर
प्रीस्ट्स और जहां पर जो आम जनता थी हम जैसी, वो सब राजाओं के सामने ना हेल्पलेस होने लगी थी। तो जो भी सिक्योरिटी, वेलफेयर, वो सब ध्यान रखना था। मतलब ऐसा नहीं था कि राजा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहा था, वो कर रहे थे। मतलब कि जैसे हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी, वेलफेयर की, वो सब कुछ राजा अच्छे से कर रहा था। लोगों का ध्यान रखना, अपने किंगडम को, अपने लोगों को फॉरेन अटैक से बचाना, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो लोगों को जस्टिस दिलाना और अपने राज्य में शांति बनाए रखना, ये सब कुछ राजा करता था। लेकिन फिर भी वो जो मतलब वो जो सभा समितियों की पावर थी वो जा चुकी थी और लोगों का ना कोई एज सच कोई प्रीस्ट या लोगों का कोई से नहीं रह गया था राजा के सामने। तो अब आते हैं हम मोर स्टेट ऑफिशियल्स की तरफ। अब यहाँ पर क्या हुआ कि राजा ने जैसे जैसे किंगडम बड़ा होता गया, वो क्योंकि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, वो दूर दूर तक गए, उतना उनका किंगडम बढ़ता गया। तो जितना एरिया बढ़ता गया, अब उनको उस किंगडम को मैनेज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मिनिस्टर्स की जरूरत पड़ती रही। और वैसे वैसे किंग ने और लोगों को अपने वो एक तरह से ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में वो डालने लग गए। तो जैसे इसमें ट्रेजरर होता था जो पैसा संभालने का काम करता था, चीफ जस्टिस होता था जो लोगों को जस्टिस दिलाने में हेल्प करता था, द्वारपाल होते थे जो गेट कीपर का काम करते थे, फिर न्यायाधीश जो कि जज होता था। तो इस तरह से ना बहुत सारे नए रोल्स अब पैदा हो चुके थे इस टाइम पर। वैसे ही राजा के, रानियों के, महलों के पर्सनल अटेंडेंट्स भी होते थे जो उनकी देखभाल करते थे या फिर रॉयल स्टाफ को देखते थे, राजा रानी, उनके बच्चे, या जो भी रॉयल फैमिली थी उन सबको देखते थे। सो एडमिनिस्ट्रेशन became more organized and hierarchical। तो ये जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन थी ना, कि एक राजा है, एक राजा के नीचे अब से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बैठ रहे थे, ठीक है। अब फर्दर इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नीचे भी लोग होते थे और ये पूरा ना एक पूरा ऐसे ट्री बन चुका था, ठीक है, एक पूरी हिराकी बन चुकी थी और सब अपने अपने लेवल का काम करके किंगडम्स को संभाल रहे थे। सो नाउ देयर वाज चेंज इन वॉरफेयर। वही जो चीज हमने एक नोबल कोड ऑफ वॉर बहुत अच्छी पढ़ी थी अर्ली फेज में या फिर ऋग्वेद के टाइम पर जो पढ़ी थी, वो अब यहाँ पर ना थोड़ा बदल चुकी थी। तो यहाँ पर था किंग नो लॉन्गर लेड ट्रूप्स पर्सनली, ठीक है। पहले तो इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले कि जो किंग्स होते थे ना, पहले हमने क्या देखा था कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो राजा होता था ना, वो कमांडर इन चीफ होता था। मतलब लड़ाई में सबसे आगे राजा ही खड़ा होगा, प्रजा तो पीछे रहती थी। लेकिन अब वो टाइम बदल गया, अब राजा अब आगे नहीं जाता था, अब उनके पास वही आर्मी चीफ होता था जो सबसे आगे, सेनापति सबसे आगे खड़ा होता था। सो लार्ज स्टैंडिंग आर्मीज वर केप्ट, यूज ऑफ एलिफेंट्स, पॉइजन्ड एरोज एंड एक्सप्लोसिव्स स्टार्टेड। तो अब इस टाइम पर बड़ी बड़ी आर्मीज होती थी, फिर कहीं किंग होता था और फिर एलिफेंट्स का, पॉइजन्ड एरोज का और एक्सप्लोसिव्स का भी यूज किया जाने लगा अब यहाँ पर। तो मतलब एक तरह से नए वेपन्स आए, स्टैंडिंग आर्मीज हो गई। मतलब ऐसे लोग ना जो अब किंगडम के या महल के पूरे आसपास खड़े रहते थे, किसी भी या फिर जो सीमा होती थी ना उस सीमा पे खड़े रहते थे, ताकि वो फुल टाइम हम बाउंड्रीज की, उस किंगडम के बाउंड्रीज की रक्षा कर सके। तो ये जमाना आ चुका था। अब सोशल लाइफ की बात करें तो सबसे पहले वही स्टेटस ऑफ विमेन की बात करेंगे। तो अब ना जो इतनी रिस्पेक्ट मिलती थी, इक्वल ट्रीटमेंट मिलता था ना, वो अब सब डिक्लाइन हो चुका था। तो यहाँ पर द पोजिशन ऑफ विमेन इट डिक्लाइंड एंड नो लॉन्गर पार्टिसिपेट इन रिचुअल्स और पॉलिटिक्स। तो रिचुअल्स और पॉलिटिक्स में कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। द प्रैक्टिसेस लाइक डाउरी, पॉलीगेमी एंड लिमिटेड फ्रीडम बिगैन। तो अब वो टाइम आया था, मतलब हमने पढ़ा था कि अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पर सती प्रथा, डाउरी और ये सब बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अब वो टाइम आ गया था जब दहेज, एक इंसान ज्यादा शादियां करना और लिमिटेड फ्रीडम जो थी कि विमेन को लिमिटेड फ्रीडम मिलनी चाहिए, वो सब शुरू हो चुका था। लेकिन यहाँ पर भी ना, मतलब जैसे डॉटर का बर्थ, उसको भी एक तरह से वो अनफॉर्चुनेट माना जाने लगा। लेकिन फिर भी ना कुछ ऐसी चीजें थी जो अभी भी अच्छी थी, जैसे अर्ली मैरिजेस नहीं थी, अर्ली मैरिज नहीं होगी, कोई पर्दा सिस्टम नहीं था, कोई सती सिस्टम नहीं था। सती सिस्टम आपको पता है कि अगर किसी का हस्बैंड मर गया तो उस लेडी को भी उस आग में जिंदा जला दिया जाता था, मतलब वो भी कूद जाती थी उसी आग में। तो वो सिस्टम यहाँ पर नहीं था। ऑल्दो
पोजीशन डिक्लाइन हुई थी, लेकिन अभी भी कुछ चीजें थी जो इस सिस्टम में नहीं थी या उस टाइम पर नहीं थी, जो फिर भी थोड़ा अच्छा था, मतलब हम ये बोल सकते हैं थोड़ी बेटर सिचुएशन में थी। सो इंपॉर्टेंस ऑफ क्षत्रियाज, सो पावर शिफ्टेड फ्रॉम प्रीस्ट, जो ब्राह्मण होते थे उनसे अब क्षत्रियों को चली गई थी। तो पहले सारी पावर इन प्रीस्ट के पास होती थी, अब ये जाके किंग्स के पास पहुंच गई सारी पावर, ठीक है। तो अब जो रूल था अब वो प्रीस्ट के हाथों से निकल गया था, अब वो किंग्स रूल कर रहे थे और जो भी डिसीजंस थे वो किंग लेता था और किंग के पास ही सारी पावर होती थी। तो जो प्रीस्ट्स होते थे ना उनको स्टिल रिस्पेक्ट किया जाता था, बट डिसीजन मेकिंग में या फिर राज्य कैसे चलेगा या रूल्स कैसे बनेंगे उन सब में प्रीस्ट्स का कोई हाथ नहीं होता था। अब ये वो टाइम आया जब कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड हो गया। जैसे हमने अर्ली वैदिक, अभी हम इन दोनों में ना बहुत अच्छे से कंपैरिजन भी पढ़ेंगे हर एक पॉइंट पर, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो मैं साथ साथ में डिस्कस कर रही हूँ, आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो कास्ट सिस्टम था ना वो काफी रिजिड हुआ। अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था कि वर्ण होते थे, 4 वर्ण होते थे, वो प्रोफेशंस पर थे। अब कौन से प्रोफेशन में हो, ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट जहां पर आप हो अगर आपका उसमें नहीं है, आप अपना वर्ण चेंज कर सकते हो। सिंपल सा लॉजिक था। लेकिन अब वो टाइम आया जहां पर ये कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड हो गया, जहां पर कास्ट्स आ गई और अब ये मूवमेंट बिटवीन द कास्ट ना ये बिल्कुल बंद हो गया, ठीक है। इंटरकास्ट मैरिजेस बंद हो गई, शेयर्ड मील्स बंद हो गए। तो मतलब वही लोग जो प्यार से एक दूसरे से बैठ के खाते थे वो सब कुछ खत्म हो गया। फिर आया द मॉरल डिक्लाइन ऑफ नोबल्स, तो दैट नोबल कोड ऑफ वॉर नहीं, ये दूसरे नोबल्स हैं, ठीक है। सो गैम्बलिंग, पॉलीगेमी, इंटेलिजेंस इंक्रीज। तो जितनी भी गैम्बलिंग थी, मतलब उस टाइम पर भी लोग थोड़े मजे के लिए, शौक के लिए कभी कभार कर लेते थे, राइट, बट उन्होंने इस चीज को हैबिट नहीं बना के रखा था। बट ये वो टाइम आया कि जब पॉलीगेमी आई कि एक इंसान बहुत सारी शादियां करेगा, बड़ी सारी बीवियां रखेगा, गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग करेगा, जो उनके डेली की प्रैक्टिस बन गई थी। रोज शाम को आएंगे और फिर बैठेंगे और फिर पैग लगाएंगे, ठीक है, विच इज मतलब ये चीज तो हम आज भी देखते हैं। एंड देयर आर सो मेनी फैमिलीज जो इसी वजह से टूट रही हैं, करेक्ट। तो ये सब खत्म, मतलब ये सब अब इमर्ज होने लगा और काफी ज्यादा हो चुका था। एनिमीज को धोखे से मारना, दैट इज द नोबल कोड ऑफ वॉर, वो भी शुरू हो गया। मतलब वो ऐसा टाइम था अर्ली वैदिक पीरियड जहां पर कोई अगर इंजर्ड है या फिर कोई डिजीज्ड है, सिविलियंस लोग हैं, कोई कमजोर इंसान है, राइट, या कोई सो रहा है, उन सब पे कभी भी वार नहीं किया जाता था। बट अब वो सब कुछ खत्म हो चुका था यहाँ पर आते आते। सो नोबल्स सेट पुअर एग्जाम्पल्स, तो मतलब यहाँ पर बहुत बुरी हालत आ चुकी थी, मतलब इस स्टेज पर आते आते। अब अगर हम इनके कल्चरल लाइफ और आश्रम सिस्टम की बात करें तो कॉमन मैन्स लाइफ कैसी थी, वही फार्मिंग कर रहे थे, सिंपल लाइफ जी रहे थे, बेसिक अपने कॉटन के कपड़े मस्त बोल के पहन रहे थे। सो दे लिव्ड 4 आश्रम्स, ठीक है। तो सबसे पहले थे ब्रह्मचार्य, मतलब वो एक स्टूडेंट लाइफ जिएंगे जिसमें वो गुरु के, पहले अपने घर में रहेंगे अर्ली लाइफ में, फिर गुरु के घर जाएंगे, वहां पर एजुकेशन लेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। फिर आता था गृहस्थ आश्रम, जिसे हाउस होल्डर भी बुलाते हैं, कि अब वो शादी करेंगे, बीवी बच्चे होंगे, शादी बीवी बच्चे और अपनी फैमिली को के लिए अर्न करेंगे और मस्त जिंदगी जिएंगे अपनी फैमिली के साथ। फिर आता था वानप्रस्थ आश्रम, दैट इज हर्मिट्स आश्रम। तो मतलब हर्मिट जो होते थे बेसिकली जो रिटायरमेंट हो जाती है कि अब बच्चे बड़े हो गए, सब अपने अपने चले गए, अब चलो जंगल में, अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलो, अब वो फॉरेस्ट में जाओ, फॉरेस्ट लाइफ जो वहां प्रेयर करो और ये जो वर्ल्डली अफेयर्स है ना इनसे डिटैच हो जाओ। फिर आया सन्यास और द रेनंसिएशन। तो इस टाइम पर ना जो अब वो टाइम आया था कि अब तुम सब कुछ जी चुके हो, तुमने पढ़ाई भी की, तुमने शादी भी की, बच्चे, उनका सबका ध्यान रखा, अब तुमने फॉरेस्ट में जाके प्रेयर्स, मेडिटेशन, डिटैचमेंट सब कुछ देख लिया। अब वो टाइम आया था कि नाउ यू कम एंड सर्व द सोसाइटी। सो दैट वाज दिस लास्ट वाला जो मतलब आश्रम था, सो दैट वाज दिस वन, ठीक है। तो कॉमन मैन जो था वो तो ऐसी सिंपल सी जिंदगी जीता था, अपने धोती कुर्ता पहन के निकल लेता था। तो अब बात करते हैं इकोनॉमिक लाइफ इन द लेटर वैदिक पीरियड। तो अब इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, तो मेन
क्या था, जैसे अर्ली वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर वाज देयर मेन ऑक्यूपेशन, यहाँ पर भी वही था। मेन क्रॉप्स कॉटन, बाले, राइस, व्हीट, वेजिटेबल्स होती थी। दे फेस्ड प्रॉब्लम्स लाइक ड्रॉट, पेस्ट एंड पुअर इरिगेशन, द यूज ऑफ काउ डंग एज मेन्योर एंड आयरन प्लोज बिगेन। तो जैसा मतलब ये था कि उनके जो सबसे बड़े दुश्मन थे ना, वो एक तरह से बारिश, बहुत ज्यादा बारिश का होना, मतलब फ्लड्स का आना या फिर ड्रॉट्स का होना, ये सबसे बड़े दुश्मन थे। क्यों? क्योंकि उनका मेन ऑक्यूपेशन ही एग्रीकल्चर था कि अगर बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी तो भी सारी क्रॉप्स खत्म हो जाएंगी, अगर बहुत कम बारिश होगी तो भी क्रॉप्स नहीं उगेंगी, या फिर कोई पेस्ट आएगा वो खराब कर देगा उनकी जो भी फसल है उसको। सो दे वर द वेरी, मतलब उनके मेजर दुश्मन ये रहे हैं। तो उन्होंने काउ डंग को मेन्योर की तरह यूज करना शुरू किया, आयरन प्लोज का यूज किया, जिससे बड़ी बड़ी फील्ड्स को वो आसानी से उनमें एग्रीकल्चर कर सके। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, दिस हेल्प्ड एनिमल्स हेल्प्ड इन बोथ फार्मिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो अब ना उन्होंने नए हेवियर प्लोज बनाए, ठीक है, प्लो देखा है हमने, साइंस में पढ़ा है। तो यहाँ पर ना उन्होंने क्या किया कि एक तो बड़े बड़े वो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जिनसे वो बड़ी बड़ी फील्ड्स को मतलब एग्रीकल्चर करने लगे, प्लो करने लगे, उनमें बीजने लगे उनको। और फिर उसके बाद ना उन्होंने क्या किया कि इरिगेशन के लिए ना छोटी छोटी कैनाल्स बनाई, जिससे अगर बारिश कम भी हो ना तो भी इरिगेशन के थ्रू उनके खेतों में पानी जाता रहे। उन्होंने मतलब कम से कम वो क्या करते थे कि उन्होंने 12 ऑक्स रखते थे, लगाते थे, और उससे उस प्लो को, क्योंकि काफी हैवी प्लोज थे, तो उन प्लोज को खींचने के लिए 12 वो बैल रखने लगे और काउ डंग का यूज करने लगे मेन्योर के लिए, जैसे हमने बात की। तो अब ट्रेड और करेंसी क्या था, तो अर्ली वैदिक पीरियड में हमने पढ़ा था कि हाँ, कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि वहां पर भी कॉइन्स यूज होते थे, बट अदरवाइज उनका जो मेन प्रेशियस थिंग थी ना, वो थी उनकी काउ। तो मतलब काउ उनकी चलती फिरती करेंसी थी। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बार्टर सिस्टम डिक्लाइन हो चुका था एंड इट वॉज रिप्लेस्ड बाय अर्ली कॉइन्स, जैसे निष्का, सतमना और कृष्णला। सो दीज वर द अर्ली कॉइन्स। तो अब खेती के साथ साथ वो अपने ट्रेड को भी बढ़ावा दे रहे थे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था, वो सिर्फ उगाते नहीं थे, अब उनको बेचना भी शुरू करते थे। तो ये जो भी मतलब ट्रेडर्स होते थे ना, इन्होंने अपने एसोसिएशंस बना लिए थे कि अब इन एसोसिएशंस में एक छोटे छोटे, मतलब एक तरह से बिजनेस ग्रुप समझ लो, और इन बिजनेस ग्रुप्स के थ्रू ये चीजों को बेचते थे और प्रोटेक्ट भी करते थे और प्रोटेक्शन भी करते थे अपनी चीजों की, और ग्रो भी करते थे। नाउ द अर्बन ग्रोथ, सो सिटीज लाइक अयोध्या, हस्तिनापुर, मथुरा, कौशाम्बी, दे ग्रू। तो अब ये वो टाइम था कि लोग विलेजेस से निकलकर अब सिटीज में आ रहे थे, अब बड़े बड़े महल बन रहे थे। स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशंस एंड अर्बन सेंटर्स डेवलप, बहुत सारे स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशंस आए, हर इंसान के पास वैरायटी हो गई काम करने की जो वो करना चाहता था, और अर्बन सेंटर्स भी काफी सारे डेवलप हुए। नाउ द रिलीजियस चेंजेस इन द लेटर वैदिक पीरियड, तो रिलीजियस चेंजेस क्या आए, तो अब यहाँ पर जैसे हमने बात की थी बहुत स्टार्टिंग में, जब हमने फर्स्ट वीडियो देखा था तो हमने ये बात की थी कि यहाँ पर ना नए भगवान आए। सो द राइज ऑफ न्यू गॉड्स, तो उन्होंने जो ओल्डर नेचर गॉड थे जैसे इंद्र और अग्नि की पूजा करना को रिप्लेस करके दे स्टार्टेड मतलब प्रेजिंग द न्यू गॉड्स, ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द प्रिजर्वर एंड शिवा द डिस्ट्रॉयर। ये आगे नाउ द रिलीजन बिकेम कॉम्प्लेक्स, अब रिलीजन्स भी यहाँ कॉम्प्लेक्स हो गए, रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस थे वो बहुत इलेबोरेट हो गए, मतलब इतने ज्यादा बढ़ गए कि एक कॉमन इंसान ना डेली लाइफ में या कैसे भी ना उन रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि चीजें इतनी इलेबोरेट होकर इतनी महंगी हो चुकी थी, मतलब वो उनकी अफोर्डेबिलिटी से ही बाहर था। ऑर्डिनरी पीपल कुड नॉट परफॉर्म देम विदाउट ब्राह्मण, कि अगर ब्राह्मण नहीं आएंगे तो ये रिचुअल इतने वास्ट कॉम्प्लेक्स हो चुके थे कि अब वो इनको परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। सो नाउ द फेथ इन द चार्म्स एंड मैजिक, तो ये वो टाइम था जब लोग स्पेल्स में, सुपरस्टिशंस में और रिचुअल्स फॉर हीलिंग और हार्म में मानने लगे थे। मतलब वो होता है ना कि काला जादू, वो टाइम था ये, मैजिक स्पेल, सुपरस्टिशन, वो सब इसी एरा में जागा था। और जो हम कई चीजें तो आज भी हर कोई इंसान है वो किसी ना किसी चीज के लिए सुपरस्टिशियस होता ही है, राइट। सो कर्मा एंड मोक्षा, सो बिलीव दैट द लाइफ इज एन इल्यूजन एंड वन मस्ट परफॉर्म द गुड डीड्स, मतलब अपना कर्म करो, ब्रेक द साइकिल ऑफ द बर्थ, ठीक है, मोक्ष, देन अटेन मोक्षा दैट इज लिबरेशन। तो हमें इस साइकिल ऑफ बर्थ को खत्म करके हमें मोक्ष
अचीव करना है, दैट वाज द एम। नाउ द राइज ऑफ ब्राह्मण्स। तो ये जो ब्राह्मण थे ना, क्योंकि हमने पढ़ा कि कैसे जो रिचुअल्स थे उनमें काफी कॉम्प्लेक्सिटी आई, और कॉम्प्लेक्सिटी आने की वजह से क्या हो गया कि कॉमन लोग जो थे ना वो इन रिचुअल्स को कर ही नहीं पा रहे थे। वही लोग जो घरों में रोज डेली लाइफ में या बड़े बड़े यज्ञों में ओकेजन्स पर वो इन रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे, अब वो नहीं हो पा रहा था। तो ये जो कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स थे ना, इनके लिए डिपेंडेंसी आ गई ब्राह्मण्स पर। तो यहाँ पर क्राइसिस शुरू हो गए। तो इसलिए ब्राह्मण्स अगेन दे गेन्ड पावर एंड द सोशल स्टेटस। तो अब जब भी कुछ नया होता था, जब भी कोई स्पेशल ओकेजन होता था या पूजा होती थी, तो ब्राह्मण्स को बुलाया जाता था पूजा करने के लिए। Now the overview where we will be talking about the changing times and the changing society. तो ये जो transition रहा है from the Rigved to the later Vedic period, it brought the major changes. किसमें? social life में, economic life में, religious practices में और political organization में। तो basically जो अभी तक हमने पढ़ा ना, हम उसी को यहाँ पर recall करने वाले हैं, और वो भी comparison basis पर। So first is the difference in the social life. सोशल लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो कास्ट सिस्टम की अगर हम बात करें तो सोशल लाइफ में कास्ट सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज भी हम देखते हैं लोग कितने कास्ट सिस्टम के लिए मतलब कितने रिजिड हैं। तो जो ऋग्वेदिक पीरियड था या ऋग्वेदा का टाइम था, वहां पर 4 वर्ण होते थे, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये ना मतलब ये किस लिए, ये वर्ण क्या बताते थे? वर्ण सिर्फ उनका ऑक्यूपेशन बताते थे और कुछ नहीं। तो ये जो वर्ण होते थे ना, वर्ण से हमें पता चलता था कि अच्छा ये इस वर्ण में है। और अगर कोई ऐसा चाहता था कि अच्छा मेरा जो इंटरेस्ट है वो इस काम में नहीं, इस वर्ण मतलब इस वर्ण में है या यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उसमें है, तो वो इजीली एक ट्रांजिशन पॉसिबल होता था। सो देयर वाज फ्लेक्सिबिलिटी बेस्ड ऑन द प्रोफेशन एंड इट वाज नॉट बाय बर्थ, ठीक है। Now, when came the later Vedic period, this caste system became very rigid और ये पूरा birth के ऊपर था। So movement between the caste became impossible। तो ये जो जातियां हैं ना, जब ये बन गई तो काफी सख्त सिस्टम हो गया और एक तरह से ना इट वॉज ऑल इम्पॉसिबल टू चेंज। और आज भी बहुत सारी ऐसी नई जातियां हैं, हम किस किस के बारे में सुनते हैं और नई नई चीजें उठ के आ रही हैं जो ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम्स तो एक सोसाइटी में क्रिएट करती ही है, राइट। नाउ द स्टेटस ऑफ वुमेन। तो ऋग्वेद के टाइम पे वुमेन हैड राइट्स, took part in rituals and could choose the husband। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में this status declined, excluded from rituals और डाउरी, पॉलीगैमी ये सब कुछ आ चुका था। अर्ली वैदिक टाइम पर इक्वल राइट्स, एजुकेशन और पार्टिसिपेशन इन ऑल द फंक्शंस, लेकिन दिस ऑल चेंज्ड इन द लेटर वैदिक पीरियड। लग्जरी ऑफ लाइफ, सो सिंपल लाइफ इन ऋग्वेद पीरियड, ठीक है, लोग आराम से विलेजेस में अपने अपने ट्राइब में रहते थे, सभा समितियां होती थी, वो अपनी अपनी बातें सुनाती थी, लोग मानते थे, खुश रहते थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में नोबल्स इंडल्ज्ड इन गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग एंड एंटरटेनमेंट। बेसिकली ये जो लोग थे जो ऊपर के उसमें आते थे ना, अब वो गैम्बलिंग में, ड्रिंकिंग में और एंटरटेनमेंट में ही खो गए, जिसकी वजह से कॉमन जो लोग थे उनकी सुनने वाला, समझने वाला कोई भी नहीं बचा। तो क्षत्रियों की बात करें तो क्षत्रिय सुपरसीडेड ब्राह्मणास। तो जैसे हमने बात की कि पहले ऋग्वेद के टाइम पर, ठीक है, ये ऋग्वेद का टाइम है और ये लेटर वैदिक पीरियड का टाइम है, तो यहाँ पर ब्राह्मण या प्रीस्ट सुप्रीम होते थे और इस टाइम पर ये जो सारी पावर है ये किंग और क्षत्रियास को ट्रांसफर हो गई। नाउ इकोनॉमिक एंड मटीरियल लाइफ। So what changed in this economic and material life? So trade and occupation। ऋग्वेद के टाइम पर बार्टर सिस्टम था और काउ उनकी करेंसी हुआ करती थी। जितने ज्यादा एनिमल्स उतने ज्यादा वो रिच माने जाते थे। लेटर वैदिक पीरियड में कॉइन्स इंट्रोड्यूस हो गए, अलग अलग तरह के, निष्का, सतमना, कृष्णला एंड अर्बन मार्केट्स ग्रू। तो अब तुम्हें कुछ लेना है तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, कॉइन्स देने पड़ेंगे तभी मिलेगा। नाउ द ग्रोथ ऑफ सिटीज। तो सिटीज की ग्रोथ की बात करें तो ऋग्वेद के टाइम पर मतलब प्रिडोमिनेटली रूरल लाइफ थी। लेटर वैदिक पीरियड में बड़ी बड़ी सिटीज जैसे अयोध्या, हस्तिनापुर, कौशाम्बी ये सारी की सारी ग्रो हुई और इकोनॉमिक हब बन गई। नाउ डिफरेंस इन रिलीजियस लाइफ। सो कॉम्प्लेक्सिटी इन रिलीजन ऋग्वेद के टाइम पर, ठीक है, सो ब्लू वन शोज द ऋग्वेदिक पीरियड। तो यहाँ पर सिंपल नेचर वर्शिप था, फायर सेक्रीफाइसेस थे, मतलब हवन हो रहे थे इस टाइम पर। लेटर वैदिक पीरियड में इट वाज फिल्ड विद रिचुअल्स, स्पेल्स एंड सेक्रीफाइसेस जो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण से ही कर सकते थे।
इस टाइम पर सब अपने घर में सिंपल पूजा कर सकते थे, यहाँ पर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई कि अब ब्राह्मण्स ही पूजा कर पा रहे थे और उन्हीं की हेल्प चाहिए होती थी अगर कोई भी ओकेजन होता है या पूजा करनी होती है। नाउ द एडवेंट ऑफ न्यू गॉड्स, तो ऋग्वेद के टाइम पे जो उनके नेचर गॉड थे, मतलब वो आसपास जो चीजें थी, नेचर में जो चीजें थी जो उन्हें लाइफ देती थी, ठीक है, जैसे सूर्य, हवा, पानी, वो उन सब की पूजा करते थे। लेकिन इन लेटर वैदिक पीरियड दिस ऑल शिफ्टेड टू ब्रह्मा, विष्णु एंड शिव, हु आर सेड टू बी द गॉड ऑफ क्रिएशन, गॉड ऑफ प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन रिस्पेक्टिवली। नाउ द फिलोसफिकल थिंकिंग, जो लेटर वैदिक पीरियड था वहां पर थिंकर्स ने एक्सप्लोर किया कर्मा जो एक्शन है, मतलब जो तुम करोगे फिर वो तुम पाओगे, वो तुम भुगतोगे, ठीक है, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। मोक्ष, लिबरेशन, मतलब कि ये जो एक पूरा सर्कल ऑफ लाइफ है, हमें इस रीबर्थ को खत्म करना है और इस पूरे मतलब बार बार जन्म लेना और मरने वाले साइकिल से हमें बाहर निकलना है। देन माया, दैट इज द इल्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि ये जो वर्ल्ड है ना, ये हमारा एक इल्यूजन है, ठीक है, और इस इल्यूजन में कुछ नहीं रखा, जो भी है इट इज ऑल इनसाइड अस। सो ऋग्वेद के टाइम पर लोग मेनली रिचुअल्स में, गॉड्स में और डेली लाइफ पर फोकस करते थे, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन यहाँ पर ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से अब स्कॉलर सोचने मतलब स्कॉलर्स भगवान के बारे में, सोल के बारे में, यूनिवर्स कैसे बना, ये रीबर्थ क्या होता है, कर्मा क्या होता है, मोक्ष क्या होती है, माया क्या होती है, नॉलेज, सॉल्यूशन, इन सब के बारे में वो सोचने लगे। तो बेसिकली वो जो सिंपल सी एक थिंकिंग थी ना, हमारा नेचर गॉड, वो सब कुछ बदल के अब हम कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में आ चुके हैं और आज तो हम काफी तरक्की भी कर चुके हैं इन सब में, राइट। अब डिफरेंस इन द पॉलिटिकल लाइफ, सो द ग्रोथ ऑफ द बिग किंगडम्स, तो यहाँ पर बड़े बड़े किंगडम्स आए, कब? ऋग्वेद में आए? नहीं आए, यहाँ पर ट्राइब्स होते थे और कोई फॉर्मल किंगडम्स नहीं थे। लेटर वैदिक पीरियड में बहुत सारे एम्पायर्स लाइक कुरु, मगधा, पांचाल आए, ठीक है। अब किंग्स की पावर, ऋग्वेद के टाइम पे दे वर गाइडेड बाय सभा एंड समिति, और लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पर किंग्स हेरिडिटी होने लगे, ज्यादा पावरफुल एंड समटाइम्स सीन एज डिवाइन, तो उन्हीं को डिवाइन माना जाता था। अब यहाँ पर ना एक और चीज भी थी कि अगर ऋग्वेद के टाइम पर अगर राजा क्रूल है, इनकॉम्पिटेंट है, तो उसको हटा के नया राजा आ जाता था, ठीक है। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे क्या था कि तुम्हारा राजा कितना क्रूअल है, कितना भी इनकॉम्पिटेंट है, तुम उसको बदल नहीं सकते क्योंकि उसको गद्दी अपने पापा से मिली है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नाउ द न्यू ऑफिशियल्स, तो अर्ली फेज में या अर्ली वैदिक पीरियड में लिमिटेड रोल्स हुआ करते थे, मतलब जैसे पुरोहित है, ग्रामीण्स है, बस उतने में जिंदगी चल रही थी खुशी से, सिंप्लिसिटी से। लेटर वैदिक पीरियड में यही एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब यही ऑफिशियल सब एक्सपैंड हो गए। अब एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो एक्सपैंड होके अब ट्रेजरर्स, जजेस, गेट कीपर्स, पता नहीं क्या क्या बन गए। नाउ द मोड ऑफ वॉरफेयर, सो कोड ऑफ फेयर वॉर, कि जो डिफेंसलेस है, वुंडेड है, इंजर्ड है, वीक है, सो रहा है, उस पर वार नहीं करेंगे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में यूज ऑफ एलिफेंट्स, प्रेजेंट एरोज एंड एक्सप्लोसिव्स वर यूज्ड, और ये जो नोबल कोड ऑफ वॉर था ये सब चला गया। अगर आपने महाभारत देखी हो तो महाभारत में आपने देखा होगा कि जब ये युद्ध हो रहा था, महाभारत का जो युद्ध था जब वो हो रहा था, तो वहां पर जो कौरव थे वो रात को सोए हुए पांडवों को मारने आए, तो उन्होंने 5 पांडवों को मार दिया। उनको लगा कि उन्होंने सब पांडवों को मार दिया, लेकिन सुबह उठ के पता चला कि वो पांडव नहीं, वो उनके बच्चे थे। तो पांडव नहीं मरे थे, बल्कि उनके बच्चों को उन्होंने सोए सोए मार दिया था। तो ये जो नोबल कोड ऑफ वॉर था ना, ये खत्म हो गया था इस टाइम पर। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया है। हर एक सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस और जो इकोनॉमिक लाइफ थी, दोनों ही फेज में वो आपको बहुत अच्छे से समझ आई है। अभी भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है, प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू ऑल टेक केयर, एंड एज यू ऑल नो, लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।